हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे चैनल AB कोचिंग क्लासेस में। आज हम जो गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती जी के उपन्यास का सीरीज चला रहे थे, आज उसका हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। चलिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो कहते हैं, हाँ मिस्टर सिबरिया। सिबरिया नहीं बिसरिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसरिया ने कुछ उजलत, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिए, आप या तो फ्रायडवादी हैं या प्रगतिवादी, और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचार से घृणा करता हूँ। कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई, इस बेकार उलझ गए तुम लोग। पहले परिचय तो कर लो आपस में। ये हैं श्री चंद्र कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं, और आप हैं श्री रविंद्र बिसरिया, इस वर्ष MA में बैठ रहे हैं और बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में और कोई काम नहीं रहा जो आप कविता करते हैं? विसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब, यह मेरा अपमान है। मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ। और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो, ठाकुर साहब हाथ खींचकर बिठा लिए। देखो कपूर का मतलब तुम समझे नहीं। उसका कहना है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि तुम्हारी प्रतिभा का आदर करना नहीं जानते। इसलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिए, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। और फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़ा। अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कि कोई चित्र नहीं है, तो पीछे पड़ गए। आखिर मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। वह कपूर बोला, मान गए आपको हम तो। आप राष्ट्रीय कवि लिखते हैं या प्रेमी की, जब जैसा अवसर हो। ठाकुर साहब ने जड़ दिया, वैसे तो यह वार फ्रंट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी विवाह का कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन का कवि सम्मेलन, सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा यश है इनका। बिसरिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर देखा, मगर फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए ना। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अगर चैनल अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। अरे तो मूड नहीं है, बिसरिया बोला। ठाकुर साहब बिसरिया को पिछले 5 सालों से जानते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि बिसरिया किस समय और कैसे कविता सुनाता है। अंता बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आओ, जरा गंगा जली चले, कुछ वोटिंग रहे, कुछ खाना पीना रहे, तब कविता भी सुनना। कपूर को वोटिंग का बेहद शौक था, फौरन राजी हो गया और शाम का विस्तृत कार्यक्रम बन गया। इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा, बोला, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो इजाज़त दीजिए, अब चलूँ लाइब्रेरी में। वो लोग आ गए, आप कहाँ चल रहे हैं? जरा सा जिम खाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की। कपूर और चल दिए। लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी थी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही थी चंदर। और वह उतर आई। दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी थी। चलो अंदर चलो। अंदर चलो, अंदर, चंद्र ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंद्र, एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं। हाँ क्यों? हाँ तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना, बस। ज़्यादा का हम क्या करेंगे? नहीं चंद्र,
हंसा। तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती? नहीं, हमें शर्म लगती है। तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पर। पगली कहाँ की? चंद्र ने उसका कंधा पकड़ आगे ले चलते हुए कहा। वाह रे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना हमारी जगह तुम बैठ जाओ। चंद्र, कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी इसकी। चल अंदर। और हिचकिचाती, ठिठकती, झेपती और मुंह मुड़कर चंद्र की ओर रूठी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हुई निगाहें से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लाते हुए निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूं, तो बांस की पतली टहनी की तरह लहरा कर बोली, सदस्य मैं हूँ, तुम्हें क्यों दूं किताबें? और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी। फिर बोली, आओ बैठो चंद्र, मैं अब घर जाऊंगा हूँ, यह देखो। और उसे भीतर से कागजों का एक बंडल निकाला। बोली, देखो यह पापा ने तुम्हारे लिए दिया है, लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वहीं पढ़ने के लिए यह निबंध लिखा है। उन्होंने शाम तक यह टाइप हो जाना चाहिए। जहाँ संख्याएं हैं वहाँ खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से ही कही गए हैं, समझे जनाब? उनसे बिल्कुल अल्हड़ बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वरों में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख इतने पृष्ठ शाम तक कौन टाइप कर देगा? इसका भी इंतजाम है। और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकालकर चंदन के हाथ में दे देती है। बोलती है, कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट है, इसके घर में तुम्हें पहुँचाए देती हूँ। मुखर्जी रोड पर रहती है, यह उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और यह खत उसे दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी है, समझ गए। अब तुम सोच रहे हो कि इतने बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी, सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम है। यह लो, चलो आओ। चंद्र जाकर भीतर बैठकर गया और किताबें उठाकर देखने लगा। अरे चारों ओर कविता की किताबें उठा लाई। समझ में आएगी तुम्हारे? क्यों सुधा? नहीं, चिढ़ाते हुए सुधा बोली, तुम कहो तुम्हें समझा दें। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे मुखर्जी रोड पर ले चलो ड्राइवर। चंद्र बोला, इधर कहाँ चल रहे हो? नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा। कहाँ चल रहे हो? नहीं, पहले घर चलो। सुधा बोली, चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा। चंद्र बोला, चाय नहीं पीऊँगा? वाह वाह। सुधा कहीं की हंसी में दुधिया बचपन छलक उठा। मुंह तो सूख कर गोभी हो रहा है, चाय नहीं पियेंगे? बड़ा बंगला आए तो सुधा ने महाराजनी से चाय बनाने के लिए कहा और चंद्र को स्टडी रूम में बिठाकर प्याले देखने के लिए चल दी। आगे देखते हैं मित्रों। वैसे तो यह घर या परिवार चंद्र कपूर का अपना हो चुका था जब से वह अपनी माँ से झगड़कर प्रयाग भाग आया था। पढ़ने के लिए यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौक में एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उनकी परिस्थिति से अवगत थे। चंद्र की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवा कर पत्रिका में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंद्र को दिया था। उसके बाद चंद्र के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज़्यादा हो गया था। चंद्र शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफे के लिए भी कोशिश नहीं की थी, लेकिन जब बीए में वह सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया तो स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक संपादन बना दिया। एमए में भी वह सर्वप्रथम आया। उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो चले गए। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे कैरियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपनी लड़के से बढ़कर माना। अपनी सारी मददों के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उसे इतना अपनापन बनाया कि कैसे धीरे धीरे चंद्र सारी गैरियत खो बैठा, यह उसे खुद नहीं मालूम। यह बंगला, इसके कमरे, इसके लॉन, इसकी किताबें, इसके निवास, सभी कुछ जैसे उसके अपने थे और सभी का उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था।
और यह नन्ही दुबली पतली रंगीन चंद्रकिरणी सी सुधा जब आज से वर्षों पहले यहाँ 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे वह भी चंद्र की अपनी होती गई थी, इसे चंद्र खुद नहीं जानता था। जब वह आई थी तब वह बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलाती थी तो अपनी कॉपी फाड़ डालती थी। और जब डॉक्टर साहब उससे गोदी में बिठाकर नहीं मनाते थे तो वह स्कूल नहीं जाती थी, और जब डॉक्टर साहब जाती थी। 3 बरस की अवस्था में ही उसकी माँ चल बसी थी, और 10 साल तक वह अपनी बुआ के पास एक गांव में रही थी। अब 13 वर्ष की होने पर गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना और शादी न होने पर गांव की औरतों के ने हाथ नचाना और मुंह मटकाना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब ने इसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वह आई थी तो आधी जंगली थी। तरकारी में घी कम होने पर वह महाराजनी का चौका जूठा कर देती थी, और रात में फूल तोड़ कर न लाने पर अक्सर उसने माली को दांत भी काट खाया था। चंद्र ने से जरूर वह बेहद डरती थी, पर न जाने कि वह अंदर भी उससे नहीं बोलता था। चंद्र भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसके ये उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उसे न साथ खिलाते और न उससे बोलते, तो वह रोकर और सिर पटक कर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंद्र ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था, अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था, और सुधा घर भर से अल्हड़ पुरवाई और विद्रोही झोंके की तरह तोड़ फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंद्र क्यों आँख के इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती। कब और क्यों उसने चंद्र के इशारों का यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया, यह उसे खुद नहीं मालूम था। और यह सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से इतना अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया में वाकिफ नहीं था। कोई भी इसके प्रति जागरूक न था। दोनों एक दूसरे के प्रति एकाधिकार आकर्षण इतना स्वीकार था कि जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और मज़ा तो यह था कि चंद्र की शक्ल देखकर छिप जाने पर वाली सुबह इतनी ठीठ हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह, सारे झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन और सारा लड़ाई झगड़ा सभी की तरफ से हटकर चंद्र की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहिणी अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिष्टभाषणी की सभी को देखकर ताज्जुब होता था कि लेकिन चंद्र को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता था। और जब तक वह चंद्र को खिंचाकर छेड़कर लड़ नहीं लेती थी, उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था। लेकिन जब 2 दिन तक दोनों मुंह फुलाए रहते थे तो डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनका ब्यूरो का हाल नहीं पूछती थी और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती थी, तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते थे, क्या चंद्र से लड़ाई हो गई है क्या? फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती कि हाँ थी, और शिकायत भी क्या होती थी। चंद्र ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम एलिफेंटा श्रीमती हाथिनी रखा था। या चंद्र ने उसको डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताए। या चंद्र कहता है कि सुधा की सखियां कोयला बेचती हैं, और जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि वह चंद्र को डांट देंगे तो वह खुशी से फूल उठती थी और चंद्र के आने पर आंखें नचाती हुई चिढ़ाती, कहो कैसे डांट पड़ी। वैसे सुधा अपने घर की पुरखिनी थी कि किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार में चीज़ों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितने सोसाइटियों के मेंबर हैं, चंद्र के इकोनॉमिक्स के कोर्स पर क्या है, यह सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली की बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी, और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उससे अपना दुख सुख कह देते। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम काज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था, और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक समय और गंभीर और बुजुर्ग थी। मगर अपने पापा और चंद्र इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त और स्नेह बाधिहीन था। ठीक है फ्रेंड्स, अब बाकी आगे जो, लेकिन हाँ एक बात थी, यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।